नमस्कार। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। मैं हूं देवेंद्र कुशवाहा। आज सुबह से ही महासंग्राम में हम लगातार दिल्ली विधानसभा चुनाव के ताजा अपडेट दे रहे हैं, साथ ही साथ मिल्कीपुर उपचुनाव जो विधानसभा सीट है उसके भी अपडेट दे रहे हैं। ये बड़ी खबर आ रही है दिल्ली से। 3 बजे तक के जो वोटिंग परसेंटेज हैं वो आ चुके हैं। 46.55% वोटिंग हुई है दिल्ली में। सेंट्रल दिल्ली में 43.45%, ईस्ट दिल्ली में 47%, नई दिल्ली में 43.10%, नॉर्थ दिल्ली में 46.31%, नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 52.73% वोटिंग हुई है। शाहदरा में 49.58%, वहीं साउथ दिल्ली में 44.89% वोटिंग हुई है। साउथ ईस्ट दिल्ली में 43.91%, वहीं साउथ वेस्ट दिल्ली में 48.32% वोटिंग हुई है। वेस्ट दिल्ली में 45.06% वोटिंग हुई है। अब तक के आंकड़े हम आपको बता रहे हैं। 3 बजे तक के 46.55% वोटिंग हुई है सेंट्रल दिल्ली में, 43.45% वोटिंग तो ईस्ट दिल्ली में 47.09% वोटिंग हुई है। नई दिल्ली में 43.10, नॉर्थ दिल्ली में 46.31 और नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में 52.73% वोटिंग हुई है। तो ये 3 बजे तक के आंकड़े हमने आपको बताया। शाहदरा में 49.58% वोटिंग हुई है। हमें लग रहा है कि ये सबसे ज्यादा है। तो अब हम रुख करेंगे, जैसे कि हम सुबह से ही हॉट सीटों के बारे में आपको बता रहे हैं और एक एक करके हम दिल्ली के हॉट सीटों के बारे में बता रहे हैं। उसी क्रम में सबसे पहले अब मालवीय नगर की सीट का हम जिक्र करेंगे। कौन कौन चुनाव मैदान में है मालवीय नगर से? दिल्ली के मालवीय नगर विधानसभा सीट से किसके किसके बीच टक्कर है? तो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से, वहीं बीजेपी से सतीश उपाध्याय और कांग्रेस से जितेंद्र कुमार कोचर यहां से चुनाव मैदान में हैं। चुनाव मैदान में इन तीनों के बीच टक्कर है। सोमनाथ भारती, एक बार फिर बता दें, सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से हैं, सतीश उपाध्याय बीजेपी से और जितेंद्र कुमार कोचर कांग्रेस से चुनाव मैदान में हैं। 2020 के परिणाम हम आपको बता दें कि कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी 2020 में इस विधानसभा में, यानी कि मालवीय नगर विधानसभा में कितने प्रतिशत वोटिंग हुई थी, यानी कि कुल कितना मतदान हुआ था? 58.92% मालवीय नगर सीट पर 2020 में मतदान हुआ था, 58.92%। अब आपको बताएंगे कि किस पार्टी के उम्मीदवार को कितने प्रतिशत वोट मिले थे। तो सोमनाथ भारती आम आदमी पार्टी से थे, विजयी हुए थे 57.97%। बीजेपी दूसरे स्थान पर रही, शैलेंद्र सिंह को 37.76% और वहीं नीतू वर्मा को कांग्रेस से थी, इनको 3.18% वोट मिले थे। वहीं 2015 की अगर जो बात करें तो 2015 में कुल मतदान कितना हुआ था पहले आपको बताएंगे, उसके बाद पार्टियों के प्रतिशत। तो कुल मतदान 66.55% यहां पर 2015 में मतदान हुआ था मालवीय नगर में और सोमनाथ भारती यहां से आम आदमी पार्टी से विजयी हुए थे। 54.98% इन्हें वोट मिले थे। वहीं बीजेपी दूसरे स्थान पर रही थी, डॉक्टर नंदिनी शर्मा यहां पर इनको वोट मिले थे 37.91% और कांग्रेस तीसरे स्थान पर डॉक्टर योगानंद शास्त्री को 5.96% की वोट मिले थे। अब हम रुख करेंगे 2013 के चुनाव परिणाम की ओर। कुल मतदान जो हुआ था वो 65.74% मतदान हुआ था मालवीय नगर में 2013 में। और किस पार्टी को कितने प्रतिशत मतदान हुए थे ये भी हम आपको बता रहे हैं। तो सोमनाथ भारती यहां पर जीते थे आम आदमी पार्टी से, 39.43% इनको वोट मिले थे। बीजेपी दूसरे नंबर पर, आरती मेहरा को 29.93% और किरण वालिया को जो कांग्रेस से थे 25.06% इनको वोट मिले थे। ये मालवीय नगर की बात कर रहे हैं हम। अब तुलना कर लें, 2020 में 58.92%, 2015 में 66.55% और 2013 में
0.74%। यानी कि एक बार फिर हम देख रहे हैं कि 2020 में 2013 और 15 के मुकाबले जो स्थितियां हैं वो वहां मतदान कम हुआ है। अब हम अपने मेहमानों की तरफ चलेंगे, मेहमानों की तरफ रुख करेंगे। जो मेहमान हमारे साथ अभी तक जुड़े हुए हैं उनसे आपका परिचय करा दें। पशुपतिनाथ गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। अनिल सिंह चौहान जी, कांग्रेस प्रवक्ता, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस कार्यक्रम में। चर्चा, बयानबाजियों पर चर्चा सुबह से ही हो रही है और सीटों पे भी चर्चाएं हो रही हैं, लेकिन सबसे बड़ी बात यहां पर यह है कि जो वोटिंग है, वोटिंग परसेंटेज, वो अभी तक कुछ ज्यादा उत्साहजनक नहीं है, उत्साहवर्धक नहीं है। कुल मिलाकर के लगातार ये बातें कही जा रही हैं अनिल सिंह चौहान जी कि कांग्रेस की जो हालत दिल्ली में है वो सही नहीं कही जा सकती। लेकिन कांग्रेस के जो कई प्रवक्ता हैं, कई नेता हैं, ये कह रहे हैं कि आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक दूसरे से लड़ेगी जिसका उसे फायदा मिलेगा कांग्रेस को, और वो सत्ता में आ जाएगी। क्या लगता है आपको, यह गणित सही है अनिल सिंह चौहान जी, या कोई और गणित है? देवेंद्र जी, आपको, सभी साथी पैनलिस्टों को और न्यूज आवर के विद्वान दर्शकों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, दिल्ली में जो कांग्रेस के विगत प्रदर्शन रहे हैं उससे बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। दूसरी बात, ये बाहर भी आपको आव हवा में दिख रही है और आप जैसे ही कई विद्वान पत्रकार हमको बता रहे हैं कि निश्चित रूप से इस बार कांग्रेस का बहुत बेहतर प्रदर्शन रहेगा। देखिए, राजनीति अनिश्चितताओं का है। मैं ये तो नहीं कहूंगा कि हम सरकार में आ जाएंगे या क्या स्थिति बनेगी, लेकिन मैं आपको दावे से इतनी बात जरूर कह सकता हूं कि कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर होगा। दूसरी बात देखिए कि जिस तरह से आपने एक अलग लोकतांत्रिक पार्टी, हम अलग विचारधारा की हैं, अलग ढंग से लोकतंत्र रखते हैं, अलग ढंग से पारदर्शिता है हमारी, इस तरह की बातें करके वो सरकार में आई। लेकिन विगत वर्षों में दिल्ली की जनता ने बहुत अच्छे से परखा, समझा और देखा, और उसके बाद आप केंद्र में भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, उनको भी देखा परखा, तो सबको ये लगने लगा है कि निश्चित रूप से कांग्रेस ही इन दोनों से बेहतर थी। और मेरा ये मानना है, देखिए, कि जिस तरह से सामाजिक सौहार्द, कॉन्स्टिट्यूशनल वैल्यूज, इन सारी बातों को लेकर और एक कॉमन वेलफेयर का जो आइडियोलॉजी लेकर जो कांग्रेस चलती है कि हर व्यक्ति को मुख्यधारा में जोड़ा जाए, आपसी सद्भावना और प्रेम के साथ देश में विकास का एक समुचित वातावरण तैयार किया जाए, तो मेरा मानना यह, देखिए, कि इसके कारण इस आइडियोलॉजी से प्रभावित होकर इस बार कांग्रेस का प्रदर्शन दिल्ली में बहुत बेहतर रहेगा। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत बेहतर रहेगा। आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में लड़ेगी और इसका फायदा कांग्रेस को होगा। इसको बहुत अच्छी तरह से जस्टिफाई किया है अनिल सिंह चौहान जी ने। रुख करेंगे, हमारे साथ एक और मेहमान जुड़ चुके हैं, वेद प्रकाश मिश्रा जी, बीजेपी प्रवक्ता, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। वेद प्रकाश मिश्रा जी, कांग्रेस का गणित ही कुछ और है। आम आदमी पार्टी और बीजेपी एक साथ लड़ेंगे, आपस में लड़ेंगी और फायदा कांग्रेस को होगा दिल्ली में। आपको और सभी साथियों को मेरा नमस्कार। जी नमस्कार। देखिए, कांग्रेस का जो गणित है वो कांग्रेस की ही समझ में आज तक नहीं आया है, तो जनता की समझ में कैसे आएगा? जी। तो आज तक कांग्रेस ये सुनिश्चित नहीं कर पाई कि हमको इंडिया गठबंधन बना करके भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ चुनाव लड़ना है या कि व्यक्तिगत रूप से लड़ना है। तो जब ये आज तक कोई अपना सामूहिक एजेंडा जारी नहीं कर पाए, हरियाणा में कुछ और करते हैं, मध्य प्रदेश में कुछ और करते हैं, बिहार में कुछ और कहते हैं, कर्नाटका में कुछ और होता है, महाराष्ट्र में कुछ और होता है, तो जनता ये समझ चुकी है कि कांग्रेस या आम आदमी पार्टी जैसे लोगों को सत्ता में लाना
अपने साथ धोखा करना है। तो इसलिए बहुत स्पष्ट बता देना चाहता हूं कि जनता ने मन बना लिया है बदलाव का, और इस बार दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। दिल्ली में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। शायद हमारे साथ पशुपतिनाथ गुप्ता जी, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। हम आपसे ये जानना चाहते हैं कि अब इस थियरी पे, कांग्रेस की इस थियरी पे आपकी क्या राय है? कांग्रेस की थियरी पर हमें कुछ विशेष नहीं कहना है, क्योंकि कांग्रेस के प्रवक्ता ने सारी बात स्वयं बता दी कि हम कहीं है नहीं, चुनाव तो केवल दो में हो रही है, आम आदमी पार्टी और भाजपा की। भाजपा ने अपनी सारी चालें चल ली और उन चालों का जवाब जनता देगी। अभी आप थोड़ी देर पहले बता रहे थे कि हर एक प्रांत का अलग अलग मुद्दा है, तो निश्चित ही हर प्रांत का अलग अलग मुद्दा है, लेकिन एक कॉमन मुद्दा है, कॉमन मैन का, आम आदमी का मुद्दा पूरे देश में एक ही है। वो शिक्षा है, स्वास्थ्य है, बिजली है, पानी है, जिससे आम आदमी की जिंदगी जो है बेहतर बने। इस मुद्दे पर तो केवल आम आदमी पार्टी है। हाँ, धार्मिक मुद्दों पर लोगों को उलझा करके, हिंदू मुसलमान के नाम पर उलझा करके आम आदमी पार्टी के खिलाफ अनर्गल आरोप लगा करके, साजिश करके, उसको बदनाम करके, तो इन मुद्दों पर तो भाजपा चुनाव लड़ ही नहीं रही है। वो तो केवल आम आदमी पार्टी को बदनाम करके, अरविंद केजरीवाल को बदनाम करके, पार्टी के सारे वरिष्ठ नेताओं को जेल में भेज करके इस मुद्दे पर चुनाव लड़ रही है। चलिए, तो हमारा चुनाव तो जनता समझ रही है कि हमारा चुनाव किस मुद्दे पर हम लड़ रहे हैं। जेल भेज करके चुनाव लड़ रही है, ये बड़ा। अब उसका जवाब इनके पास नहीं है, क्योंकि ये मुद्दों पर चुनाव नहीं लड़ते हैं भाजपा वाले जी, लोगों को गुमराह करते हैं। धार्मिक मुद्दों पर चुनाव लड़ना, हिंदू मुस्लिम के मुद्दे पर चुनाव लड़ना, लोगों को लड़ा करके, लोगों को बदनाम करके, लोगों को जेलों में भर करके जी, ये चुनाव लड़ना चाहते हैं, जीतना चाहते हैं। लेकिन जो एक कॉमन मुद्दा है पूरे देश का, उन बुनियादी मुद्दों पर ही कभी चुनाव नहीं लड़ते। चलिए, कम से कम आप लड़ रहे हैं तो आपकी जो बातें हैं वो जनता समझ रही है। जब जनता समझ रही है तो अभी तक तो जो परसेंटेज हैं, चाहे तो किसी भी सीट के, जनता उसी पर मतदान करेगी। ठीक है, देखते हैं इस बार क्या करती है जनता। ये भी 8 तारीख को पता चल जाएगा, सबके दांवों की पोल वहीं खुल जाएगी। लेकिन दांवों की पोल तो हमारे राजनीतिक विश्लेषक महोदय पहले ही खोल देते हैं। कभी कभी बाई चांस मामला गड़बड़ हो जाता है, लेकिन अधिकतर दावों की हवा जो है ये निकल जाती है। प्रमोद गोस्वामी जी, राजनीतिक विश्लेषक, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। कांग्रेस का यह गणित कि दोनों लड़ेंगे, फायदा हमें होगा। आम आदमी पार्टी का यह गणित कि हम जनता के मुद्दों को ध्यान में रखते हुए चुनाव लड़ रहे हैं और हमने काम किया है और हमें जेल में भेज करके परेशान किया गया है, इसलिए सिंपैथी मेरे साथ जनता की है और इस बार हम जीतेंगे। बीजेपी का यह कहना कि अब पोल खुल गई है आम आदमी पार्टी की, वो सिद्धांतों से भटक गई है, वो भ्रष्टाचार की पार्टी हो गई है और ये सब बातें कह करके हम चुनाव जीत जाएंगे। क्या लगता है आपको कि जनता जो वोटिंग कर रही है वो किस आधार पर, किन की बातों पर विश्वास करके उसे वोट करना चाहिए या कर रही है? देवेंद्र जी, देखिए, सब राजनीतिक दल अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी बात रखते हैं और रखना भी चाहिए। अपने पक्ष या अपनी नीति दिखानी भी चाहिए। लेकिन वास्तविकता ये है कि दिल्ली के चुनाव में मुख्य लड़ाई भारतीय जनता पार्टी और आप के बीच नहीं है।
अनिल जी की एक बात बिल्कुल सही है, इस बात से मैं सहमत हूँ कि अब की उनका परफॉर्मेंस अच्छा होगा। इतना अच्छा होगा ये आज को पता लगेगा, लेकिन महत्वपूर्ण बात अनिल जी ये है कि वो सीटों में कन्वर्ट कितना होगा। वोटिंग परसेंटेज आपका बढ़ सकता है, इस संभावना से इनकार नहीं किया जा सकता है। अब की कांग्रेस ने मेहनत भी की है और मुझे लगता है कि वोटिंग, लेकिन सीटों में वो कन्वर्ट कितनी होगी ये एक देखने की बात होगी। इस पर 8 तारीख को ही कुछ कहा जा सकता है। जहां तक जो अनिल जी ने कहा कि आपकी और इनकी लड़ाई का फायदा हमें मिलेगा, कांग्रेस को मिलेगा, मुझे लगता है कि आपकी उनकी लड़ाई का फायदा इतना कुछ मिल सकता है कि आपका वोट परसेंटेज कुछ बढ़ जाए, लेकिन सीटों में कितना कन्वर्ट होगा, जो मैं बराबर ये बात कह रहा हूं कि वो दुविधा है या उसमें एक संशय अभी भी बना हुआ है। जहां तक उन्होंने आपने कहा कि जनता के मुद्दों पर, तो आप देख लीजिए कि इस बार केजरीवाल साहब ने या आपने भ्रष्टाचार के मुद्दे पर, जेल जाने के मुद्दे को बहुत इशू नहीं बनाया, मुद्दे को उन्होंने रखा, लेकिन उसको उन्होंने इशू नहीं बनने दिया ताकि भारतीय जनता पार्टी भ्रष्टाचार के मुद्दे को हाईलाइट कर सके, हाईजैक कर सके। ये बड़ा उन्होंने बुद्धिमत्तापूर्ण काम किया। और जहां तक जनता के मुद्दे की बात है, तो जनता के मुद्दे पर ही वो टिकी रही, जिस पर बराबर वो 3 बार से जीतती चली आ रही है। आपके साथ एक सबसे बड़ा प्लस पॉइंट ये है कि आपने जो एक नैरेटिव सेट कर दिया, पानी का, बिजली का, उनके फ्री बिजली देंगे, फ्री पानी देंगे, शिक्षा, मोहल्ले के जो अस्पताल खोलने की बात किया, जो क्लिनिक खोलने की बात कही, वो बहुत क्लिक किया, उसका लाभ उसको मिला। हालांकि भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इसकी आलोचना कर रही कि वहां न दवा मिलती है न कुछ मिलती है, ये एक आलोचना का विषय हो सकता है और या इसमें कुछ सत्यता भी हो सकती है। लेकिन जो झोपड़ी के लोग हैं, झोपड़ी के लोग हैं और जो बिलो पॉवर्टी लाइन है, या जो मध्यम वर्ग के लोग हैं जिनको के बिजली फ्री, पानी और फ्री, ये सारी चीजें, ये जो है निश्चित रूप से आपको कहीं ना कहीं जो वो जनता के मुद्दों की बात कर रहे हैं उसका एडवांटेज इस बार भी उनको मिलेगा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी ने निश्चित रूप से ये 3 इलेक्शन में देख लिया कि हम तमाम चीजें कोशिशें कर ली, उसके बावजूद जो है वो आपको हम रोक नहीं पाए। तो अब की जो रेवड़ी बांटने की बड़ी आलोचना करती रही हमेशा पिछले चुनाव में भारतीय जनता पार्टी की, आम आदमी पार्टी जो है वो रेवड़िया बांट के चुनाव जीतती है। तो अब की भारतीय जनता पार्टी ने भी रणनीति बदली और जो 21,000 देने की बात थी रेवड़ी बांटने की, उन्होंने भी एक कर दिया कि हम 25,000 देंगे। तो वो भी आपके उस पर आ गए कि नहीं, अब हमको जीतना है, तो आपकी टक्कर के लिए वो 21 कहेंगे, हम 25 कहेंगे, वो 25 कहेंगे, हम 40 कहेंगे, 50 कहेंगे। तो ये जो रेवड़ी बांटने का जो आलोचना करती रही भारतीय जनता पार्टी, वो अब खुद रेवड़ी बांटने में जुट गई जी। तो ये तो सत्यता है, इसमें कोई दो राय नहीं। इसकी भरपूर आलोचना की उन्होंने और बराबर करते रहे, लेकिन अब की वो खुद भी उसी मुद्दे पर आके टिक गए जिस पर जो आम जनता का मुद्दों को लेके आप चली थी। तो मुझे लगता है कि इस चुनाव में एक चीज महत्वपूर्ण ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास 8 सीटें थी और इनके पास 60 सीटें थी आपके पास और कांग्रेस के पास 0 थी। तो अब ये देखने की बात होगी कि इस लड़ाई में किसको फायदा मिलता है, किसको नहीं मिलता है। लेकिन मुख्य रूप से आप आज भी एक स्थिति में है और वो सरकार बनाएगी, मुझे ऐसा लगता है। हाँ, ये बात हो सकती है, इस संभावना से इनकार नहीं कर सकते हैं कि जिस ढंग से भारतीय जनता पार्टी ने लड़ाई लड़ी है और जिस ढंग से कांग्रेस ने भी अब की दमदारी से मैदान में कूदे हैं और उन्होंने अपने एफर्ट्स डाले हैं, उससे सीटें कम भले ही हो सकती हैं आपकी कि उसकी सीटें कम हो जाए, लेकिन 60 से 36 पर
ये 36 से नीचे ला पाना दोनों दलों के मुद्दे का अभी मुझे तो लगता नहीं है, लेकिन सीटें कम होंगी जी। आप भारतीय जनता पार्टी हो सकता है कि वो कुछ सीटों का इजाफा कर ले, हो सकता है कांग्रेस भी 2-4 सीटें ले ले। अगर वो भी इस पर डिपेंड करेगा कि वहां के, क्योंकि जो अभी कई डिबेटों में हम रहे तो उसमें कुछ लोगों का ये कहना था, कुछ विश्लेषकों का, कि अब की मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ जा सकता है। हालांकि मैं इससे इत्तेफाक इसलिए नहीं रखता कि मुस्लिमों की प्रायोरिटी जो है वो बीजेपी को रोकना है, ना कि उसको आपको वोट देना उसकी प्रायोरिटी नहीं है और ना कांग्रेस को वोट देना उसकी प्रायोरिटी है। तो ऐसी स्थिति में अगर वो कांग्रेस मुस्लिम वोट जो है वो कांग्रेस की तरफ शिफ्ट होता है, तब फिर ये हो सकता है कि 1-2 सीटें कांग्रेस को या 2-4 सीटें कांग्रेस को मिल जाए, लेकिन इसकी संभावना मुझे नजर नहीं आती है। खैर वो तो 8 तारीख को पता चल जाएगा कि क्या हुआ है, वो आज को पता लगेगा जी। लेकिन इतना तय है कि कांग्रेस अपने मत प्रतिशत में इजाफा करेगी जी। मत प्रतिशत में कांग्रेस इजाफा करेगी। के सामने बीजेपी अब की उसने रेवड़ियां भी बांटी हैं और उसके पास मतलब जैसा कि एक आम चर्चा है, कितना सही है गलत है इस पर तो मैं नहीं जाना चाहता, कि मतलब एक आयोग का भी उसका पीछे बैठ रहता है जो एक वो है, तो अब उसमें कितना खेल होगा। महाराष्ट्र और हरियाणा के चुनाव वो है, अगर कोई ऐसा खेल हो जाता है तब तो वो विश्लेषण के बाहर की चीज होगी जी। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, अप्रत्याशित कुछ होता है तो ये विश्लेषण के बाहर की चीज होगी। चलिए अब थोड़ा सा उत्तर प्रदेश की ओर रुख करते हैं। वहां भी नाक का समय आ गया, मतलब नाक की बात है, वहां भी आ गई है मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव। अनिल सिंह चौहान जी, वैसे तो कांग्रेस ने अपना प्रत्याशी उतारा नहीं है वहां, लेकिन ये कांग्रेस के नेता हैं, निर्दलीय चुनाव लड़ रहे हैं। उन्हें कांग्रेस ने लेटर जारी किया था कि अगर नामांकन वापस नहीं लेंगे तो हम कांग्रेस से आपको निकाल दिया जाएगा, लेकिन निकालने की कोई खबर नहीं आई, यानी कि उनको हम कांग्रेस नेता कह सकते हैं भले ही सिंबल ना मिला हो। वो भी मिल्कीपुर से चुनाव लड़ रहे हैं। भोला नाथ भारती नाम है उनका, पूर्व कांग्रेस से वो पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष वगैरह रह चुके हैं। सवाल यहां पर यह है कि अगर वो लड़ रहे हैं और आप लोगों का इंडिया गठबंधन है तो सपा को तो नुकसान होगा, क्योंकि सपा और बीजेपी में ही फाइट मानी जा रही है। ऐसे में उन्हें न निकालना क्या संगठन की अंदरूनी कमी है, या फिर जो उपचुनाव पहले हुए थे उसमें कांग्रेस को कोई सीट न देकर और सपा के दबाव में आकर चुनाव न लड़ने का कांग्रेस का फैसला, उसका बदला निकालना है मिल्कीपुर में? देखिए देवेंद्र जी, अव्वल तो जिसको पार्टी का सिंबल नहीं मिला वो कांग्रेस का प्रत्याशी नहीं है। दूसरी बात, जहां तक निकालने का सवाल है, अब ये तो देखिए वहां की अनुशासन समिति देखेगी कि वो कितने गंभीर पदों पर रहे हैं और वर्तमान में कांग्रेस के मेंबर हैं और क्या पदाधिकारी हैं या प्राथमिक सदस्य हैं, उनको किस प्रकार निकालना है वो अलग विषय है। लेकिन अगर उनको सिंबल नहीं मिला है तो वो कांग्रेस के उम्मीदवार नहीं है। दूसरी बात देखिए, चाहे मिल्कीपुर हो चाहे दिल्ली हो, कांग्रेस का एक फोकस है देवेंद्र जी, और आपकी और प्रमोद गोस्वामी जी की गरिमा में उपस्थिति में मैं एक ही बात कहूंगा कि 2014 से जो लगातार लोकतंत्र हार रहा है और भारतीय जनता पार्टी जीत रही है, और ये जो अप्रत्याशित परिणामों की बात हो रही है, जैसा कि हरियाणा में हुआ, अभी और भी जगह कई स्टेट्स में हुआ है, ये जो लोकतंत्र के हारने का सिलसिला चल रहा है, ये सभी राजनीतिक दलों के लिए चिंता का विषय है। जनता वोट और कहीं डालती है, वोट कहीं और जा रहे हैं, इस तरह की बातें आती हैं। संवैधानिक संस्थाओं पे सवाल उठ रहा है, चुनाव आयोग की इतनी विश्वसनीयता कभी भंग नहीं हुई, पारदर्शिता की कमी आ गई। आप देखिए कि जो एजेंसीज हैं उनका दुरुपयोग हो रहा है, राजनीतिक दलों के सिंबल छीने जा रहे हैं, किसी के खाते सीज किए जा रहे हैं।
किसी को जेल भेजा जा रहा है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा ईडी को जुर्माना किया जा रहा है, कि महाराष्ट्र में अभी हुआ, देखिए बॉम्बे हाईकोर्ट ने किया, माननीय सर्वोच्च न्यायालय को कहना पड़ रहा है कि आपका ये पीएमएल एक्ट 145 फिर हम गौड़ कर देंगे, आप कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट इस तरह के चीजों का लाभ नहीं ले सकते हैं, इसका पॉलिटिकल रिवेंज के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ये मेरी टिप्पणी नहीं है, माननीय सर्वोच्च न्यायालय की है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय की टिप्पणी के बाद भी और कई बड़े बड़े विचारकों और चिंतकों की गंभीर चिंतन के बाद भी हिंदुस्तान विश्व का सबसे बड़ा प्रत्यक्ष लोकतंत्र और यहां की व्यवस्था आज जो खतरे में है, और लोकतंत्र के हारने और जीतने पर अब डिबेट करने की आवश्यकता है। उस दिशा में आगे बढ़ने की जरूरत है कि कौन से वो लोग हैं, 2-3 धनिक लोग जो बड़ा चंदा दे रहे हैं, चुनावों को प्रभावित कर रहे हैं, कौन सी एजेंसियां हैं जो सत्ताधारी पार्टी को मदद कर रही हैं, संवैधानिक संस्थाएं कितनी दबाव में हैं। यहां कांग्रेस दबाव में नहीं है साहब। दबाव, वो कौन सा दबाव और लोभ का खेल लोकतंत्र को दूषित कर रहा है, इस पर बहुत गहन चिंतन। और देखिए, चुनाव जीतेंगे हारेंगे, ये दल आएंगे वो दल आएंगे, मैं तो कहता हूं कि जब हिंदुस्तान आजाद हुआ उस समय से लेके आज तक जो स्वरूप तैयार हुआ, बार बार भारतीय जनता पार्टी कहती इनका इतिहास खराब रहा है। देखिए, हमारा इतिहास अगर खराब होगा तो हमारे दादा पुरखों ने उस समय उसका निर्णय सुनाया होगा, हमको हराया भी होगा, जिताया भी होगा। बिल्कुल। आज सवाल इस बात का है कि क्या प्रत्यारोप लगाकर आरोपों से बचा जा सकता है, और किस तरह की राजनीति इस देश में हो रही है, अफवाहों की राजनीति, एजेंसीज की राजनीति, कॉन्स्टिट्यूशनल जो एजेंसीज हैं उनकी राजनीति। तो मेरा ये मानना है देवेंद्र जी कि कोई भी जीते कोई भी हारे, डेमोक्रेसी बचनी चाहिए, व्यवस्था बचनी चाहिए, अभिव्यक्ति बचनी चाहिए, वो आज खतरे में पड़ गई है। और देखिए, चाहे मिल्की हो चाहे दिल्ली, बात आपने की, कांग्रेस अपने मूल्यों के साथ ही चुनाव लड़ेगी। जी नहीं, आपने अप्रत्याशित जीत की बात की, प्रमोद गोस्वामी जी ने भी अप्रत्याशित जीत की बात की, तो उसका विश्लेषण नहीं हो सकता। लेकिन जहां मुझे लगता है कि प्रमोद गोस्वामी जी ने ऐसा नहीं कहा है कि इसमें खेल होता है, अप्रत्याशित जनता का मूड न पढ़ पाना भी होता है। तो चलिए, आपने उसका जो अर्थ लगाया, तो अगर नहीं, मैं सिर्फ ये कह रहा हूं देवेंद्र जी कि कुछ अप्रत्याशित तो हो रहा है। वो अप्रत्याशित क्या है? नहीं, अप्रत्याशित तो ये नहीं हुआ। नहीं, अप्रत्याशित तो दिल्ली में आम आदमी पार्टी का उदय भी हो गया। शब्द से अप्रत्याशित है। नहीं, अप्रत्याशित तो आम आदमी पार्टी का उदय भी हो गया, पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाना भी हो गया अप्रत्याशित। ये सारी चीजें तो अप्रत्याशित हुई और उसी ईवीएम से हुई। उसी से देवेंद्र जी इतना अप्रत्याशित नहीं हुआ जी, जितना अप्रत्याशित खेल चाहे चंदा वसूली में हो रहा हो, चाहे एजेंसीज के दुरुपयोग में हो रहा हो, चाहे संवैधानिक संस्था चुनाव आयोग पर प्रश्न चिन्ह का मामला रहा हो, चाहे दूसरी चीजों में रहा हो। देखिए, पार्टियां, मैंने कहा ना, नई पार्टियों का उदय कई बार हुआ, कई पार्टियां उदय हुई, अस्त हुई। हम तो सबसे ज्यादा पुरानी पार्टी, हमने बहुत सी पार्टियों को फेस किया, पार्टियां आई और चली गई। चलिए, आएंगे हम आपके पास। थोड़ा सा हम इसका है कि लोकतंत्र को बचाना बहुत जरूरी है। बिल्कुल बिल्कुल, लोकतंत्र बचाना बहुत जरूरी है। हम आना चाहेंगे आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता पशुपतिनाथ गुप्ता जी के पास। पशुपतिनाथ गुप्ता जी, 3 बार आपकी पार्टी सरकार में आई, अच्छा खासा बहुमत लेकर आई, अच्छी खासी सीटें लेकर के आई। क्या आपको लगता है कि चुनाव आयोग ने कुछ गड़बड़ की है, या फिर कुछ कोशिश करी है, या फिर ईवीएम में कुछ गड़बड़ी हो गई है, कुछ अप्रत्याशित आप लोगों को लगा? नहीं, देखिए, जहां बीजेपी के लोग चाहते हैं जैसा परिणाम, हरियाणा में जैसा परिणाम चाहे, महाराष्ट्र में जो परिणाम चाहे, परिणाम तो बदला है इन्होंने। लेकिन जब जनता उतारू हो जाती है, पब्लिक जब उतारू हो जाती है, तो वहां परिणाम नहीं बदल पाते। अभी जो लोकसभा का चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में, नहीं, 3 बार आपकी सरकार बनी दिल्ली में। नहीं, पशुपतिनाथ जी, 3 बार आपकी सरकार बनी। हम तो जहां पर बात हुई थी, आपके डिबेट में नहीं, नेशनल चैनल पर चला कि अमित शाह ने 2 जगहों पर वहां के जिलाधिकारियों से बात किया फोन पर। ये बात मैं नहीं कह रहा हूं, नेशनल चैनल पर यह बात चली थी। चलिए, ठीक है, आप हमें ये बता दीजिए, आप ये बता दीजिए कि
ये हम मान लें कि चुनाव में चुनाव आयोग कुछ खेल करता है तो दिल्ली में कुछ खेल होगा? अगर आपकी सरकार नहीं आई, नहीं, अगर आपकी सरकार नहीं आई तो हम उसे खेल, पशुपतिनाथ जी, अगर आपकी सरकार नहीं आई दिल्ली में तो क्या उसे हम खेल माने? करने को लगे हुए हैं। नहीं नहीं पशुपतिनाथ जी, अगर आपकी सरकार नहीं आई तो क्या उसे हम खेल मानेंगे? और क्या आपकी सरकार आ जाएगी तो हम खेल नहीं मानेंगे? आप ये कहना चाह रहे हैं? नहीं नहीं, ऐसा है ही नहीं है। दिल्ली के अंदर तो ऐसी बात है ही नहीं है। हमारी हो सकता है, हो सकता है कुछ सीटें एक आध दो कम हो जाएं, लेकिन दिल्ली में आम आदमी पार्टी के ना आने का तो असंभव बात है। नहीं, अगर जो आपकी सरकार नहीं आई तो आप ये मानेंगे कि कुछ खेल हो गया है, कुछ गड़बड़ की गई है? खेला तो चल रहा है, जब तक चुनाव चल रहा है तब तक। नहीं, ईवीएम से निकलेगा ये सारी चीजें। नहीं, हम उसके बारे में हम कुछ नहीं कह सकते। मतलब कुछ नहीं कहेंगे, एक सेफ साइड रहेगा। क्या इस पर क्या कहेंगे वेद प्रकाश मिश्रा जी? वेद प्रकाश मिश्रा जी, आप क्या कहेंगे इस पर? देखिए कुशवाहा जी, पहले तो ये जो हमारे साथी हैं कांग्रेस के और आम आदमी पार्टी के, इनके अपने ही प्रश्न में विरोधाभास है। पहले ये तो इनको सुनिश्चित करना होगा कि ये ईवीएम से कोई खेल हो रहा है, इस पर अपना प्रश्न रखेंगे या इससे ये बचते हुए नजर आएंगे। अगर ये कह रहे हैं कि ईवीएम के साथ कोई खेल हो रहा है और चुनाव आयोग भी उसमें संलिप्त है, तो लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत इन्हें उसके ऊपर पूरी जिम्मेदारी के साथ, पूरे तथ्यों के साथ सड़क पर उतरना चाहिए या कानून का सहारा लेते हुए माननीय न्यायालय में जाना चाहिए। अगर ये चुनाव जीत जाते हैं तो ईवीएम ठीक है, अगर ये चुनाव हार जाते हैं तो ईवीएम खराब है। ये दो विरोधाभासी बातों का कोई औचित्य नहीं है। न तो चुनाव आयोग इसका संज्ञान लेता है, न आप लोग इसका संज्ञान लेते हैं, और न इस देश की जनता इसका संज्ञान। जी अनिल जी कुछ कहना चाह रहे हैं? आपको ठीक है अनिल जी कुछ। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाह रहा हूं देवेंद्र जी, केवल ईवीएम की बात नहीं है, विषय को बहुत छोटा करने का प्रयास यहां किया जा रहा है। ये बात जरूर है कि इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन को बड़े बड़े विकसित राष्ट्र जो टेक्नोलॉजी में हमसे बहुत आगे हैं वो भी नहीं अपनाते। वो एक प्रश्न चिन्ह है छोटा सा। सवाल इसका है कि जो प्लेइंग लेवल होता है, बराबरी में खेलने का मौका, किसी पार्टी को तोड़ देना, चुनाव चिन्ह छीन लेना, एजेंसीज के माध्यम से उसको परेशान करना, खाते सीज करना, कहीं छापा मरवा के उस इंस्टीट्यूट से, उस व्यक्ति से कई सैकड़ों करोड़ का चंदा ले लेना, फिर उसको छोड़ देना। जो उद्योगपति दूसरों को मदद करना चाहते हैं, पूंजीपति, उनके यहां छापेमारी करना। सवाल इस बात का है कि जो नेता विपक्ष में हैं, क्या उनमें 10 नेता भी ऐसे बचे हैं जिन पर छापेमारी ना हो रही हो, उनको प्रताड़ित ना किया जा रहा हो? सवाल सिर्फ ईवीएम का नहीं है, प्लेइंग लेवल का है। लोकतंत्र में जो सबको बराबरी का दर्जा दिया जाता है, साहब आपको भी प्रचार करने को मौका मिलेगा, आपको भी बात रखने का तो मौका यही बात जान लेते हैं, आपको भी अपने संसाधन जुटाने का। यही सारी चीजें खत्म कर दी गई हैं। ईवीएम का मुद्दा नहीं है, वो भी एक अहम मुद्दा है, और चुनाव जीतने पर भी कांग्रेस उसको मुद्दा बनाती रही है। जब हमने छत्तीसगढ़, राजस्थान और मध्य प्रदेश जीता था, तब भी कांग्रेस ने कहा था कि चुनाव ईवीएम से नहीं होना चाहिए, बैलेट पेपर से होना चाहिए। अमेरिका और इजराइल जैसे देश भी बैलेट पेपर से चुनाव कराते हैं, तो ये हमारी हमेशा की मांग है। प्रमोद गोस्वामी जी, हम आपके पास आना चाहेंगे। प्रमोद गोस्वामी जी, जैसा कि अभी आपने सुना, क्या वास्तव में चुनाव आयोग पर प्रश्न खड़े होने चाहिए या सिर्फ हार के बहाने हैं? देवेंद्र जी देखिए, दोनों ही बातें अपनी जगह पर हैं। जहां तक ये विपक्ष आरोप लगाता है कि ईवीएम, खाली ईवीएम कोई आप आधार नहीं, जैसा अनिल जी ने कहा, उसके बहुत से कई आयाम हैं। इसमें तो कोई दो राय नहीं है कि पिछले कुछ वर्षों से एक शक तो बढ़ा है आयोग पर। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है, उस पर एक विश्वास का एक संकट तो गहराया है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। वो कितना सच है कितना गलत, ये अपनी जगह पर एक डिबेट हो सकती है, लेकिन एक सवालिया निशान तो खड़ा ही हुआ है।
अब चूंकि महाराष्ट्र का ले लीजिए, हरियाणा का ले लीजिए, अभी आप जो यहाँ उत्तर प्रदेश की बात कर रहे हैं, तो उसमें आप ये भी देख लीजिए कि जो निर्वाचन अधिकारी होते हैं वो जो भी सरकार हो, ऐसा नहीं है कि खाली भारतीय जनता पार्टी पर ही आरोप लगाया जाए। इससे पहले भी रहे हैं, तो उसमें भी चाहे कांग्रेस का रिजीम रहा हो, चाहे वो और किसी दल का रिजीम रहा हो, तो वो अपने अधिकारियों के माध्यम से, निर्वाचन अधिकारियों के माध्यम से, जो जिलाधिकारी भी होते हैं, तो ऐसे बहुत से तरीके हैं। जैसा कि अभी अनिल जी ने कहा कि पता लगा कि वो वहां पर जो विपक्ष को देने वाले हैं उनके छापे पड़ जाते हैं, तो वो कहीं ना कहीं ये हमेशा होती रही है। लेकिन इस बार जो है इधर पिछले कुछ समय से निश्चित रूप से एक संवैधानिक संस्था के ऊपर एक सवालिया निशान तो खड़ा हुआ है, इससे तो इनकार नहीं किया जा सकता। जी बिल्कुल, सवालिया निशान खड़ा हुआ है, और ये निशान इसलिए भी और गहरा होता जाता है जब लगातार एक के बाद एक आरोप लगते रहते हैं। चूंकि समय नहीं है, नहीं तो इस चर्चा को और आगे बढ़ाते। बहुत बहुत धन्यवाद सभी मेहमानों का, आप आए और अपने अपने विचार साझा किए। तो महासंग्राम में जो स्थितियां हैं, हमने आपको बताया कि सभी पार्टी अपने अपने जीत के दावे कर रही हैं, और इन दावों के बीच ये ऐसी चीजें हैं कि आखिर हम कैसे जीतें, किस तरह से जीतें। अगर जीत गए तो वो सारी चीजें ठीक हैं, हार गए तो सब गलत है। एक और बड़ी खबर आ रही है, बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, निर्दलीय प्रत्याशी ने मतदान किया नई दिल्ली विधानसभा सीट पर मतदान किया है। वर्तमान में दिल्ली पुलिस में कांस्टेबल हैं पंकज। निर्दलीय प्रत्याशी पंकज ने मतदान किया है, पुलिस कांस्टेबल हैं पंकज। चुनाव लड़ने को लेकर पंकज ने कहा कि लोकतंत्र के पन्नों में दिल्ली चुनाव लिखा जाएगा। आइए सुनवाते हैं क्या कुछ कहा पंकज ने। सर, मैं उम्मीदवार हूं, मैं नई दिल्ली विधानसभा से चुनाव लड़ रहा हूं। लोकतंत्र के पन्नों में दिल्ली का यह चुनाव स्वर्णिम अक्षर में लिखा जाएगा कि एक सरकारी नौकरी, एक पुलिस वाला चुनाव लड़ रहा है। जिस तरीके से दिल्ली में बढ़ता अपराध एक मुद्दा है, चुनावी मुद्दा है, चुनावी मुद्दे के साथ साथ एक 3 करोड़ लोगों की एक समस्या भी है, इसको मैं सॉल्व करने का प्रयास करूंगा। जैसे आज वर्दी में भी है, तो क्या सर्विंग आप है या फिर आप? मैं सर्विंग हूँ सर, मेरी तैनाती 6th बटालियन में है, दिल्ली पुलिस की 6th बटालियन में। आप कांस्टेबल हैं? जी सर, मैं कांस्टेबल हूँ। कितने साल हो गए आपको सर्विस के? मुझे सर नौकरी करते हुए 22 साल हो गए, दिल्ली में रहते हुए 40 वर्ष हो गए। मैं एक दिल्ली का पहले नागरिक भी हूँ। मुझे दिल्ली के लोगों का दर्द, इनको क्या समस्याएं हैं, उसको मुझे भली भांति जानता हूँ। साथ के साथ मैं दिल्ली पुलिस में 22 साल मुझे नौकरी करते हो गए, दिल्ली पुलिस की कार्यशैली उससे मैं भली भांति परिचित हूँ। तो मैं दोनों मिला के पब्लिक की जो अपराधी की समस्या को सोल्व करने की पूरी कोशिश करूंगा। कोई परमिशन वगैरह लेनी होती है, मतलब क्योंकि आप सर्विंग है तो? सर, राजस्थान विधानसभा 2023 में एक सर हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था। एक सर डॉक्टर साहब लड़े थे, गवर्नमेंट नौकरी करते थे सर वो, तो राजस्थान हाईकोर्ट ने ऑर्डर दिया था अगर आप जीत जाओगे तो विधानसभा जाओगे और हार गए तो ड्यूटी पर आ जाना। तो यही रूल मेरे ऊपर भी लागू है सर। खड़े हैं, क्या वजह? तो अभी आपने देखा कि निर्दलीय प्रत्याशी के रूप में एक कांस्टेबल जो है वे चुनाव लड़ रहे हैं। अगर जीत जाएंगे तो विधानसभा जाएंगे, हार जाएंगे तो ड्यूटी पे जाएंगे। ये आपने देखा। फिलहाल महासंग्राम में आज के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, नमस्कार।